हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट फिक्सर। आज मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराने वाली हूँ और इस सेशन में हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं पूरे चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? A developed by Central Drug Research Institute CDRI, Lucknow, contains a non-steroidal compound, has high contraceptive efficacy with very few side effects, must be taken daily like other oral contraceptive pills। तो सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसके बारे में हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डेवलप्ड बाय CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, बिल्कुल करेक्ट, इसी ने बनाया है इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को। कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड, यस ये नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड से ही बनी है। हैज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी, इसकी बहुत हाई एफिशिएंसी है कॉन्ट्रासेप्टिव की, एंड विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये डेली लेने वाली पिल नहीं है। दिस इज वंस अ वीक पिल, एक वीक में एक बार लेने वाली पिल है और इसका नाम भी वंस अ वीक पिल ही है। सेकेंड क्वेश्चन, विच इंट्रायूट्राइन डिवाइस IUD रिलीजेस हॉर्मोन्स? हॉर्मोनल IUD हमें बताना है। तो देखो IUDs 3 टाइप के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर आयंस रिलीज करते हैं, थर्ड होते हैं हॉर्मोनल। नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है, ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल इज लिपिज-लूप, दिस इज नॉन मेडिकेटेड IUD। कॉपर रिलीजिंग के 3 एग्जाम्पल हैं, कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। हॉर्मोनल के एग्जाम्पल्स प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG-20। अब देखो लिपिज लूप नॉन मेडिकेटेड है, ये याद रह जाता है बच्चों को। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर T, कॉपर 7, कॉपर आ रहा है, रह जाता है याद। और तीसरी बात, प्रोजेस्टर सर्ट भी याद रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक हार्मोन का नाम आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, तो उसी नाम से ये प्रोजेस्टर सर्ट है, तो ये हार्मोनल होती है, समझ आता है। अब बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन दोनों में, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कौन सा इनमें से कॉपर रिलीजिंग है और कौन सा हार्मोनल है। तो देखो ये आपको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा और मैं ट्रिक बताती हूँ। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टी लोड में भी तो 7 आ रहा है, तो हम यहाँ से याद रखेंगे कॉपर रिलीजिंग वाले T77, दिस इज कॉपर रिलीजिंग IUDs। और हार्मोनल के लिए क्या करें, आप एक ट्रिक याद रखो, Pro-20, दिस इज सुपर इजी ट्रिक, इससे आपको याद आ ही जाएगा। आप जब भी याद करोगे Pro-20 आपको झटके से याद आएगा कि प्रो मीन्स प्रोजेस्टा सर्ट और 20 मीन्स LNG-20। और आपको ऑप्शंस में यही सब देखने को मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि कोई अलग सा ही नाम देखने को मिलेगा, और देखने को भी मिलेगा तो आप पहचान जाओगे, क्योंकि आप NCERT में यही नाम देखते हो, तो हमारी टेंडेंसी रहती है पहचानने की कि ये कौन सा हमने टर्म कहाँ पे देखा हुआ है, तो वो कंफ्यूजन तो होगी नहीं। सो नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल लिपिज-लूप, कॉपर रिलीजिंग कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हम इसमें ट्रिक याद रखेंगे T77, T फॉर कॉपर T, 7 फॉर कॉपर 7, और एक और 7 याद रखो मल्टीलोड 75।
375 के लिए। एंड हार्मोनल की ट्रिक है PRO20, प्रोजेस्टेरोन एंड NNG20। तो हार्मोनल आईडी हमें बतानी है, NNG20 इज हार्मोनल। आई एम श्योर अब के बाद आप ये ट्रिक नहीं भूलोगे, आप इस एग्जाम्पल को, आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। थर्ड क्वेश्चन, सहेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। नहीं, ये बैरियर का काम तो नहीं करती, ये तो एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है। दिस इज एन नॉन स्टेरॉइडल पिल। स्टेरॉइडल डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, डेली नहीं है, वीकली है, मीन्स वंस अ वीक। नॉन स्टेरॉइडल वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एग्जैक्टली। हार्मोनल रिलीजिंग, नो, हार्मोनल रिलीजिंग नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, सहेली, आपको हार्मोनल और नॉन स्टेरॉइडल इतनी फर्क समझना है। सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइडल, वीकली, developed by CDRI Lucknow, Central Drug Research Institute, which is situated in Lucknow. This is all about सहेली। आपको ये याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा, लेकिन फोकस ऑन दिस टर्म, नॉन स्टेरॉइडल। ओके। Which method prevents ovulation by altering hormonal balance? इनमें से कौन सा मेथड हार्मोनल बैलेंस को अल्टर करके ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है? तो आपको हमारा क्वेश्चन करने का पैटर्न तो पता ही है, हम सारे ऑप्शंस को प्रॉपर्ली चेक करेंगे और सबके बारे में जानेंगे कि ये सब क्या मेथड्स हैं और क्या करते हैं। तो देखो, condom is a barrier method which prevents अब ये जितने भी हम मेथड्स पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ये प्रिवेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट करता है, स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीटिंग ऑफ sperm and ovum. After using condom as barrier method, sperms and ovum can't meet physically. उनके बीच में एक बैरियर आ गया है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये क्या करती हैं? ये 3 चीजें करती हैं। पहला, ये इनहिबिट करती है। इनहिबिट क्या? 2 चीजें, या तो ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन। प्लस तीसरी चीजें करती हैं अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस। To retard the entry of sperm। समझे? देखो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करेंगी, या तो ये 2-3 जगह से ब्लॉक कर देंगे। पहले तो अगर सर्विकल कैनाल में, सर्विक्स के अंदर अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो वो वहीं ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ये पिल क्या करती है सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर कर देती है, उसकी क्वालिटी को, उसको चेंज कर देती है, जिसमें स्पर्म आगे मूव नहीं कर सकता, वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब स्पर्म को ब्लॉक कर दिया,
दूसरा, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है। इधर से स्पर्म ब्लॉक हुआ, उधर ओवरी से ओव्यूलेशन होने से बच गया, ओवरी ने ओवम ही रिलीज नहीं किया इस पिल के कारण, तो ओव्यूलेशन भी प्रिवेंट हो गया और स्पर्म भी ब्लॉक हो गया। अब अभी भी काम किए ही जा रही है ये पिल, ऐसा नहीं सिर्फ इतना करके रोक दिया। अगर किसी भी रीजन से ओव्यूलेशन, स्पर्म, ये सब मतलब है तो एक पिल ही, वो किसी की बॉडी पे कैसे रिएक्ट कर सकती है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो ओव्यूलेशन अगर और स्पर्म, इनमें अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, ये हो गए, ओव्यूलेशन भी हो गया और स्पर्म भी आ गया, तब भी इम्प्लांटेशन, जाइगोट तक भी बन गया तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी ये पिल। तो इट्स चेकिंग ऑन मल्टीपल लेवल, ओव्यूलेशन प्रिवेंट करना, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करना, और वो भी कैसे, सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करके। ये स्पेसिफिक मेथड्स हैं, ये स्पेसिफिकली काम करने का तरीका है इस पिल का। आप जस्ट ये नहीं कह सकते कि स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड कर दिया, नहीं, आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि जो क्वालिटी है सर्विकल म्यूकस की उसको अल्टर किया है इस पिल ने, जिससे स्पर्म ब्लॉक हो सके, ओव्यूलेशन भी रुक गया और इम्प्लांटेशन को भी रोकती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हॉर्मोन से रिलेटेड नहीं है? ओव्यूलेशन हॉर्मोन्स के कारण होता है, इम्प्लांटेशन हॉर्मोन्स के कारण होता है। जो सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी है ये हार्मोनल बैलेंस से बनी रहती है, तो ये हॉर्मोन्स पे एक्ट कर रहा है, हार्मोनल बैलेंस को अल्टर कर रहा है। सो हमें क्वेश्चन का यही आंसर देना है कि इनमें से कौन सा मेथड है वो प्रिवेंट कर रहा है ओव्यूलेशन को बाय अल्टरिंग हार्मोनल बैलेंस। तो दिस इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब कॉपर टी कॉपर टी, सिर्फ कॉपर टी ही नहीं, कॉपर टी जैसे यानी कॉपर रिलीजिंग सभी आयोडीज की बात यहाँ पे सेम रहेगी। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब मैं काम करती हूँ। मैं सारे आयोडीज जितने भी हैं नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग, सबको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, वहीं पे जाके उनका मेथड और एक्शन सब एक्सप्लेन दोबारा करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह भी कम है, प्लस वहां पे बेटर समझ आएगा क्योंकि हम वहां पे पीछे ये टॉपिक कर चुके हैं। सो कम बैक टू क्वेश्चन सेकंड अगेन। ये सारे आयोडीज मैंने बताया आपको, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोनल, इसके एग्जांपल्स। अब इस पूरे ये जो सब लिखा है ये हटाते हैं, ये ट्रिक्स वगैरह यहाँ से मैं खाली कर रही हूँ, मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम इनके मेथड ऑफ एक्शन, अब हम इनके एक्शन समझते हैं कि एक्चुअली कौन सा आयोडी क्या काम करता है। नॉन मेडिकेटेड ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विदिन द यूट्रस, ये काम है नॉन मेडिकेटेड आयोडी का। यूट्रस में जब स्पर्म पहुंच जाता है तो वहां पे उसे किल करना, फेगोसाइटोसिस मतलब मार देना, उसका किल कर देना। यूट्रस में स्पर्म को किल करने का काम है नॉन मेडिकेटेड आयोडी का, लिपिज लूप का। ठीक है, अब कॉपर रिलीजिंग वाले क्या करते हैं, ये जो इनसे कॉपर आयंस रिलीज होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म्स पे एक्ट करते हैं, टोटली स्पर्म्स के ऊपर। ठीक है, उनकी मोटिलिटी प्लस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स got suppressed by copper releasing iodine। ठीक है, और हार्मोनल वाले क्या करते हैं, मेक यूट्रस को अनसुटेबल बनाने में फॉर इम्प्लांटेशन
and makes cervix hostile to sperms. ठीक है, नॉन मेडिकेटेड ने क्या किया, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूट्रस, कॉपर रिलीजिंग ने सप्रेस किया स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। हार्मोनल ने क्या किया, यूट्रस को अनसुटेबल बना दिया इम्प्लांटेशन के लिए, वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा इस हार्मोनल आईओडी की वजह से। और सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, सर्विक्स का जो क्वालिटी है, वहां पे जो एनवायरमेंट है, कुछ ऐसा बना देगा कि वहां पे स्पर्म्स नहीं टिक पाएंगे। दिस इज एक्टेड बाय hormonal IUDs. Which contraceptive method increases phagocytosis of sperms within the uterus and releases ions to suppress sperm motility. आयंस कौन रिलीज करता है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, और ये स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करता है ना। हार्मोनल पिल मैंने बता दिया है। सर्जिकल स्टरलाइजेशन ये बता देती हूँ, और डायफ्राम्स ये बैरियर मेथड के अंदर आता है। ठीक है, सर्जिकल स्टरलाइजेशन क्या है, ये एक टर्मिनेशन मेथड है। ये एक सर्जिकल मेथड है जिसको परफॉर्म कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों पे, मेल पे भी और फीमेल पे भी। और इसमें जो प्रेगनेंसी है, फर्दर प्रेगनेंसीज को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाता है, इसके बाद नो फर्दर प्रेगनेंसी हैपन। मतलब इस चीज को टर्मिनेट ही कर दिया, खत्म ही कर दिया। मेल में करते हैं वेसेक्टमी, फीमेल में करते हैं ट्यूबेक्टमी। वेसेक्टमी, वैस कुछ ना कुछ वास्ट डिफरेंस पे किया जा रहा है, और ट्यूबेक्टमी, ट्यूब फैलोपियन ट्यूब के साथ छेड़छाड़ होगी इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, वेसेक्टमी में वास्ट डिफरेंस पे ऐसे छोटा सा कट लगाते हैं और फिर वहां पे लूप बना के उसको टाई कर देते हैं। कट एंड टाई स्मॉल पोर्शन ऑफ वासेक्टमी। और ये कट कहाँ से लगाया जाता है, एक इंसिजन मीन्स कट लगाया जाता है स्क्रोटम के थ्रू वासेक्टमी में, वास्ट रेफरेंस में। ओके, और सेम चीज फेलोपियन ट्यूब के साथ की जाती है। फेलोपियन ट्यूब को भी ऐसे स्मॉल कट वहां पे लगाते हैं और वहां पे उसको बांध देते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। यहाँ पे देखो वास्ट डिफरेंस को टाई एंड कट किया गया है। दिस इज वास्ट डिफरेंस। ये यहाँ पे स्क्रोटम, ये स्क्रोटम, इसके ऊपर ये वास्ट डिफरेंस को यहाँ पे काट के प्रॉपर इसको ऊपर नीचे अलग अलग टाई कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ क्या, एक बात, कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर कहा जाए यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन रुकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होते रहेगा। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो तो टेस्टिस में होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो यहाँ पे है, क्या यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन रुकेगा? नहीं रुकेगा। बस स्पर्म यहां तक ट्रांसपोर्ट होगा और यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे इसको जाने का रास्ता नहीं रहेगा, ताकि आगे जाके कहीं से पास नहीं हो सके और ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। दैट्स इट, इतना सा ही इसका पर्पज है। सेम चीज फेलोपियन ट्यूब के साथ, फेलोपियन ट्यूब को टाई एंड कट किया जाता है। ये है फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे इसको देखो काट के बीच से यहाँ पे बांध दिया ऊपर नीचे। तो सेम यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ओवम, क्या यहाँ पे ओवम रिलीज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ओवम रिलीज भी होगा, प्रोड्यूस भी होगा, और यहाँ तक उसके पास पैसेज भी है जाने के लिए, लेकिन वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। ओवम रिलीज होगा बट यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। सो देयर इज नो चांसेस ऑफ कि वहां पे, कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन?
फेलोपियन ट्यूब में होता है ना, तो यहाँ से इसका रास्ता ही रोक दिया है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, लेकिन ओवम प्रोडक्शन तो होगा। तो these are methods of surgical sterilization. Sixth question. Which year did the government of India legalize medical termination of pregnancy MTP? कौन से ईयर में MTP को लीगलाइज किया गया? लीगलाइज मतलब उसके ऊपर एक लीगल एक्शन बना दिया कि अब जो भी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा वो लीगली लिया जाएगा, अपने आप से कोई भी इंसान नहीं ले सकता। ठीक है, तो 1971 में ये काम किया गया। और एक डेट, एक ईयर 1951, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में स्टार्ट हुआ और 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया गया। अकॉर्डिंग टू द एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017, प्रेगनेंसी विद इन 12 वीक्स कैन बी टर्मिनेटेड। जो 12 वीक्स के अंडर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाता है, एमटीपी किया जाता है, उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू एक्ट 2017 12 वीक वाली प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे 2 रूल्स बने थे कि अगर अंडर 12 वीक वाली प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेगा, 1 रजिस्टर्ड, 1 मोर वर्ड फॉर हियर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब आपको प्रॉपर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर दिस परमिशन प्लस को एक के अंडर हो सकता है, लेकिन अगर 12 वीक वाली को करना है तो वहां पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। तो ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ 2 डॉक्टर्स, नहीं 2 डॉक्टर्स की 12 वीक में जरूरत नहीं है, 24 वीक में जरूरत है। विदाउट एनी डॉक्टर्स, विद ओपिनियन नो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यस, बाय पेरेंटल कंसेंट ओनली। ये कोई बात एनसीईआरटी में नहीं की है, हमें एनसीईआरटी में 2 बातें ही ये मेंशन है कि अगर 12 वीक वाली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, और 24 वीक वाली को करना है तो 2 मेडिकल। Which of the following is not a ground for legal MTP as per the MTP Act 2017? Ground means किस बेस पे MTP किया जा सकता है according to this act? रिस्क टू मदर्स लाइफ, बिल्कुल, अगर मदर की लाइफ को रिस्क है तो MTP लीगल है, मतलब किया जा सकता है। फीमेल फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन, नो, इस काम के लिए MTP अलाउड नहीं है, बल्कि इसको लीगलाइज ही इसलिए किया गया था ताकि फीमेल फीटिसाइड को बचाया जा सके, है ना। तो दिस इज द नॉट ग्राउंड फॉर MTP। मेंटल हेल्थ रिस्क टू मदर, सीरियस फीटल एब्नॉर्मलिटी, मदर और बेबी को, फीटस को कोई भी दिक्कत है, कोई भी आने वाले फ्यूचर में दिक्कत है, तब MTP किया जा सकता है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो नहीं किया जा सकता। Which of the following is not a sexually transmitted infection, STI? इनमें से कौन सा STI नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, STD भी बोलते हैं। साइफिलिस है, गोनोरिया है, ट्राइकोमोनियासिस है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। I mean, this is the answer. Tuberculosis is not a STD. अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ट्राइकोमोनियासिस और ट्यूबरकुलोसिस में, तो अब इसे याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, ट्राइकोमोनियासिस है।
और मैं यहाँ पे सारी एसटीडीज के जो एनसीईआरटी में नाम मेंशन है सब बोल दे रही हूँ, सब लिख रही हूँ। पहली बात, एसटीडीज के भी खुद के अलग अलग नाम है। वेनेरियल डिजीज भी यहाँ पे इसको बोलते हैं, वेनेरियल डिजीजेस। शॉर्ट टर्म वीडी, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी। ठीक है, नाम फर्स्ट ऑफ ऑल HIV, आई मीन एड्स, HIV की वजह से एड्स होता है। हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, साइफिलिस, जीनाइटल herpes, genital warts, trichomoniasis, क्लेमाइडियासिस, है ना। कुल मिला के 8 एसटीडी है आपके सिलेबस। HIV जो कि एड्स कोज करती है, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ड्स, दोनों में जेनाइटल नाम आ रहा है। ट्राइकोमोनियासिस एंड क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस एंड क्लेमाइडियासिस, ये एसिस एसिस वाली भी दो है, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडियासिस। ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, नहीं है, नहीं, एसटीडी नहीं है। थोड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं इनके बारे में यहीं पे। एक ट्रिक आपको बताती हूँ मैं, H एंड H, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हर्पीज, ये जो तीनों हैं ये क्योर नहीं हो सकती, नॉन क्योरेबल है। इसके अलावा मतलब इनके अलावा बाकी सारी जो 5 डिजीज है वो कंप्लीटली क्यूरेबल है। ठीक है, तो H for HIV, H for हेपेटाइटिस बी एंड H for हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज है, आप हर्पीज से याद रखो। तो ये तीनों नॉन क्यूरेबल है। Which STI is caused by virus? तो ठीक है, हम पहले जितने भी STIs हैं उनको डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, एक जो बैक्टीरिया से होती है और एक जो वायरसेस से होती है। और अब तो आप अपना नीट पेपर का लेवल और सब जानते ही हो, 25 वाला पेपर देने के बाद, तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे उन बैक्टीरियाज और वायरसेस के भी नाम याद करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होती हैं, नहीं पहले वायरस से बताती हूँ। ठीक है, HIV एड्स, genital warts and genital herpes। ये 3 होती हैं वायरस के थ्रू। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि अब आसान भी है याद करना, क्योंकि आपको दिख रहा है जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वाली दोनों, प्लस HIV एड्स इज फेमस एग्जांपल ऑफ वायरस। इनफैक्ट इसके तो नाम में भी उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड V फॉर वायरस। ठीक है, जेनाइटल वॉर्ट्स होता है HPV से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इजी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और जेनाइटल हर्पीज होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2।
चलो इसको रहने दो, इसको याद मत करो, ठीक है। ये दोनों याद रखो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से, जेनाइटल वॉर्ड्स होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, और तीसरी बीमारी है जेनाइटल हर्पिस। अब बाकी बचे हुए बैक्टीरिया से, गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडियसिस, गोनोरिया कोज करता है बैक्टीरिया नेजेरिया गोनोरे। ठीक है, थोड़ा समझ जाना, जगह की यहाँ पे कमी है। साइफिलिस होता है, ठीक है, इसको नहीं है जरूरत इतना याद करने की। गोनोरिया याद रखो, निजेरिया गोनोरे, नाम में भी आ रहा है गोनोरे, ठीक है। थर्ड क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडिया। मैं फिलहाल वही बैक्टीरिया वायरसेस के नाम आपको याद करवा रही हूँ जो इजी हैं एक्चुअल में। मेटिस। एक और बचता है ना, आठवां, ट्राइकोमोनियसिस। ये एक्चुअल में होता है प्रोटोजोन से, ये बैक्टीरिया से नहीं, वायरस से नहीं, प्रोटोजोन से होता है, और इसके प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। So STI caused by viruses, genital herpes, गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडियसिस, ये तीनों होते हैं बैक्टीरिया से। जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ड्स और HIV होते हैं वायरस से, और ट्राइकोमोनियसिस होता है प्रोटोजोआ से। Which of the following STI is not completely curable? कौन कौन से बताए थे? HIV, हेपेटाइटिस and herpes. So hepatitis B is not completely curable. Which age group shows the highest incidence of STI according to the NCERT textbook? ये क्वेश्चन बस आपको याद करवाने के लिए कि ऐसा भी कुछ NCERT में लिखा हुआ है। This age group is most vulnerable to STIs, ठीक है। इस एज ग्रुप के साथ 15 से 24 साल के लोगों के साथ सबसे ज्यादा घटता है ये STI। Which of the following ART techniques? ART means assisted reproductive technologies. ठीक है। Assisted reproductive technologies techniques involve direct injection of sperm into cytoplasm of the ovum. तो ओवम के, दिस इज ओवम, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया जाता है स्पर्म्स का। तो इस टेक्निक को बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। This is the method technology in which direct sperm injection of sperm direct साइटोप्लाज्म के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इन सब के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। जिफ्ट इन्वॉल्व्स, जिफ्ट का मतलब, पहले तो हम जिफ्ट की फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं ताकि आधा काम आसानी हो जाए। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है।
जिफ्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू यूट्रस। जिफ्ट इज डन एट अर्ली क्लीवेज स्टेट, ठीक है, यूट्रस पे तो नहीं होगा, ठीक है। जाइगोट को जब भी, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताती हूँ, इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि किसको कहाँ पे किस स्टेज में ट्रांसफर किया जाता है। देखो, पहली बात, अगर कोई जाइगोट है, जाइगोट क्या होता है, क्लीवेज के पहले की स्टेज, अभी अभी फर्टिलाइजेशन हुआ है स्पर्म और ओवम का, जस्ट अभी क्लीवेज आएगा, उसका अर्ली स्टेज है, ठीक है। क्लीवेज स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, या तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। जिस एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर तक क्लीवेज हो चुका है या फिर जाइगोट है, वो उसको हमेशा हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इन फैलोपियन ट्यूब। दूसरी बात, अगर ये एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, 8 ब्लास्टोमियर के बाद अगर स्टेज चली गई है तो इसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। देखो, ये चीजें इस बात पे डिपेंड करती है कि देखो, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, हमारा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। जाइगोट कहाँ बनता है, यहीं पे बनता है। अब यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद में क्लीवेज जब स्टार्ट होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करना शुरू कर देता है, वो ब्लास्टोमियर्स, अर्ली एम्ब्रियो मूव करते करते उसमें क्लीवेज होते जाता है, वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे स्टेजेस को क्रॉस करते जाता है। प्लस यहाँ पे क्लीवेज भी हो रहा होता है, साथ में वो मूव भी कर रहा होता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब मान लो 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो है, उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया, तो जो डेवलपमेंट उसका फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए था वो यूट्रस में होगा, वो लेट नहीं हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट डिले नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसकी सही जगह है फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे ये डेवलप होगा। उसके बाद जब ये डेवलप होके 16 to 32 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज पे आएगा, तब जाके इसका टाइम होगा कि अब यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो सके, है ना। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी स्टेज के एम्ब्रियो के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज पे है तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर उससे ज्यादा चला गया तो अब उसका टाइम है कि उसे यूट्रस में होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अब बताओ, जिफ्ट इन्वॉल्व्स, जिफ्ट जाइगोट है, जिफ्ट में Z फॉर जाइगोट एंड F फॉर फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू यूट्रस। नहीं, जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जिफ्ट इज डन एट अर्ली क्लीवेज स्टेज। एग्जैक्टली, ये कब होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर अर्ली स्टेज पे किया जाता है, बिल्कुल। और अर्ली स्टेज में भी डिफाइन करना हो तो 8 ब्लास्टोमियर तक की बात है, ठीक है। तो 1 स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, सेकंड वाली करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि अर्ली अगर एम्ब्रियो है, जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर उसके आगे बात पहुंच चुकी है, क्लीवेज और हो चुका है, 8 ब्लास्टोमियर के ऊपर वो बन चुका है, या तो 16 की स्टेज पे या 32 सेल्स की स्टेज पे, तब वो यूट्रस में जाएगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रख के भी आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ये टॉपिक बच्चों के लिए इतना कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आई अश्योर यू ये 2 बातें आप जान गए हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे।
दूसरी बात, इसमें आपको ये जो फुल फॉर्म्स है ना, ये भी बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। जाइगोट, इंट्राफेलोपियन, सीधी बात है, बिल्कुल पता चल रहा है कि जाइगोट का ट्रांसफर करना है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, दैट्स इट। तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो चलो अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज नॉट 5th क्वेश्चन, दिस इज 15 क्वेश्चन, ठीक है। मैच करते हैं। IVF, इसमें क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, लैब कंडीशंस में, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में। अब इसमें क्या होता है? बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, इसमें फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, जाइगोट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म, ओवम सब लेके वहां पे फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, उसको जाइगोट बनाते हैं। उसके अंदर जो कंडीशंस होती है एग्जैक्टली बॉडी की तरह ही होती है। फर्क इतना है कि वो बॉडी के अंदर ना होके ये किसी टेस्ट ट्यूब में किया जा रहा है। तो दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं? जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, डायरेक्ट स्पर्म injection into ovum, fertilization outside the body, exactly fertilization at body के बाहर fertilization करते हैं IVF के अंदर। तो इसका C। सेकेंड का क्या आएगा? zygote intra fallopian transfer, zygote is transferred into fallopian tube, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ICSI, ये भी बता चुकी हूँ, सीमेन को इंट्रोड्यूस करते हैं, नहीं। डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्शन, इसका फुल फॉर्म मैंने बोला ना, आप फुल फॉर्म्स को भी याद रख लोगे तो आधी बात आपकी बन जाएगी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बस बोल दे रही हूँ। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म किसका? किसके अंदर? ओवम के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्शन इनटू ओवम। तो थर्ड ऑप्शन मैचेस विद बी। फोर्थ IUI, इसमें क्या करते हैं? IUI स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्राइन, मतलब कुछ तो यूट्रस के साथ किया जा रहा है। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है? किस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन? स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने को, उसको इंसर्ट करने को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ये नेचुरली भी होता है या लैब कंडीशन में भी होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जो स्पर्म डोनर होगा उसका स्पर्म लेके फीमेल के यूट्रस में या वेजाइना में या यूट्रस में, दोनों में कर सकते हैं, इंसेमिनेशन करवा देंगे, ठीक है। तो सीमन इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूट्रस, दिस इज फॉर IUI। तो होपफुली आपको सारी की सारी जो ये टेक्नोलॉजीज है मैंने आपको अच्छे से बता दी है। आधी बात तो उनके फुल फॉर्म में ही छुपी होती है, ठीक है। आप इन फुल फॉर्म्स को क्रैक करना सीख जाओगे, एकदम याद करके, एकदम उसको तोड़ के लिखना कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, तब भी आपकी बात बन जाएगी। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 with C, ऑप्शन नंबर A। Gift technique is most suitable for women who cannot produce ova, women with blocked fallopian tubes, men with low sperm count, ये तो होगा ही नहीं, couples who fail after IVF, ठीक है। गिफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिफ्ट टेक्निक है इसको ब्रेक करते हैं, इसकी फुल फॉर्म को। G फॉर गैमीट, I फॉर इंट्रा fallopian ट्रांसफर। गैमीट, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट को ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूज होने की बात है कि ये विमेन के साथ किया जाएगा या मैन के साथ? नहीं, फेलोपियन ट्यूब किसके पास होती है? कॉमन सेंस भी अगर यूज करें तो फेलोपियन ट्यूब तो विमेन के पास ही होती है ना, और गैमीट
विमेन में कौन सा गैमेट बनता है? ओवम। तो यहाँ पे सीधा सीधा ओवम को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, क्यों करेंगे? एक विमेन को हम उसको ओवम प्रोवाइड करें, क्यों कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होगी खुद से, ठीक है। ए विमेन हु इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम और ओव्यूलेशन, उसको हम ये टेक्निक उसके ऊपर यूज करते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। और फन फैक्ट से आप याद रख सकते हो, गिफ्ट किसको पसंद होता है? ज्यादातर विमेन्स को, है ना। तो हम विमेन को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट के रूप में हम उसे एक ओवम दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ट्रिक से आंसर देना है तो दिस इज फॉर यू, और अगर लॉजिकल से, थिंकिंग से, एक कॉमन सेंस से आंसर देना है तो इसकी फुल फॉर्म को आप ब्रेक करके देख लेना। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर करना है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब वुमेन के पास होती है, तो ये बात मेन की तो होगी ही नहीं, होगी तो वुमेन की ही, है ना। और विमेन में गैमेट कौन सा होता है? ओवम। तो वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होगी बेसिकली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? फर्स्ट स्टेटमेंट बतानी है। IUT इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, इंट्रायूट्राइन, यूट्राइन बोल दिया। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू यूट्रस। एग्जैक्टली 8 ब्लास्टोमियर के ऊपर जिस एम्ब्रियो की स्टेज जा चुकी है उसको यूट्रस में इम्प्लांट करना है, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जिफ्ट इज डन व्हेन एम्ब्रियो हैज मोर देन 16 सेल्स। नहीं, हम 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल्स के ऊपर नीचे की बात करेंगे। इसके ऊपर है तो हम यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, इसके नीचे है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो 16 सेल के ऊपर स्टेज नहीं हो सकती, इनफैक्ट 8 सेल के भी ऊपर नहीं हो सकती। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। आंसर आ गया। IUI इंट्रायूट्राइन insemination helps in overcoming low sperm count. Yes, the men with low sperm count, इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो फीमेल का इंसेमिनेशन कराया जाता है, मेन से स्पर्म लेके फीमेल के यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट नहीं इंसेमिनेट उसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज यूज्ड व्हेन स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट ओवम नेचुरली। एग्जैक्टली ओवम के अंदर हम उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही इंजेक्शन लगा दे रहे हैं स्पर्म का। इंजेक्शन ऑफ स्पर्म, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने आपको जिफ्ट, गिफ्ट ये दोनों बता दिए कब होते हैं, क्यों होते हैं। जो मेन कंफ्यूजन होती है वो पता कहाँ होती है? IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आप देख रहे हो मैं बार बार हर एक फुल फॉर्म को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है आपको फुल फॉर्म्स आना, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन होती है कि ये कब कब होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर स्पर्म को इंसेमिनेट करा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि वो मैन ऐसा किस कंडीशन में करेंगे? उस कंडीशन में जब जो मैन है वो उसका स्पर्म काउंट लो है, ठीक है, उसके स्पर्म्स में वो मोटिलिटी नहीं है, उसका काउंट लो है, वो खुद से यूट्रस में नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे उस कंडीशन में IUI करवाया जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट स्पर्म डाल रहे हैं, उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो।
मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, निरोध। निरोध इज ए मेल कॉन्डम ब्रांड, वन गोज विथ सी। लिपिज लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। माला डी, इट इज ए हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, याद रख लेना। एंड LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, तो ये भी बता दिया है। नई चीज क्या आई है, तो निरोध, इट इज ए मेल कॉन्डम ब्रांड। एंड माला डी, ये क्या है, हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। और अगर बोले सहेली, तो सहेली क्या है, नॉन स्टीरॉयडल, है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और वो भी वंस अ वीक या फिर वीकली, ठीक है। देख रहे हो चीजें बस रिपीट होते जा रही है, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर से इनमें बताना है वायरस बैक्टीरिया से कौन होता है, तो बैक्टीरिया से कौन कौन बताया था, गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडियसिस, है ना। तो गोनोरिया होगा बैक्टीरिया से, क्लेमाइडियसिस भी बैक्टीरिया से। और वायरस से कौन बताए थे, HIV, हर्पीज एंड वॉक्स, है ना। इनके आगे जेनाइटल जेनाइटल लिखा ही हुआ था, जेनाइटल लिख देती हूँ, जेनाइटल, हर्पीज एंड वॉक्स, ठीक है। तो ये थे वायरस से। और HIV की बात की जाए तो ये होता है स्पेशली रेट्रोवायरस से, वायरस की कैटेगरी होती है रेट्रोवायरस, उससे होता है HIV। तो HIV रेट्रोवायरस से एंड हर्पीज इज फ्रॉम वायरस, ठीक है, हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। ओनली 20 क्वेश्चंस के अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। Thank you for watching. Like the session and subscribe the channel.